फूरियर सीरीज में इस्तेमाल होने वाले इम्पोर्टेंट रिलेशन की इस स्पेशल सीरीज में आपका स्वागत है। अभी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं थर्ड रिलेशन के बारे में। अगर आपने अभी तक मेरे आगे के 2 वीडियोस को नहीं देखा है तो पहले आप उन दोनों वीडियोस को देखिए कि जिसमें मैंने 2 इम्पोर्टेंट रिलेशंस को एक्सप्रेस किया है। तो अभी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं थर्ड रिलेशन के बारे में। वो थर्ड रिलेशन कौन सा है? I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस पाई टू पाई साइन ऑफ एम एक्स इंटू साइन ऑफ एन एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। लेकिन ये कौन से केस में इसका आंसर 0 बनता है? जब आपके पास m डज नॉट इक्वल टू n होता है तब। मतलब कि अगर आपके पास 2 साइन सीरीज है और उन दोनों साइन सीरीज में जो इसकी वेरिएबल टर्म है mx और nx वो अगर डिफरेंट है और अगर इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का इंटीग्रेशन आप एक इवन लिमिट के क्राइटेरिया में करते हैं, मतलब कि माइनस पाई से लेकर पाई तक, तो ये पूरा का पूरा इंटीग्रेशन क्या बन के आएगा? ये बन के आएगा 0। तो अभी हमें यहाँ पे मैथमेटिकल रिलेशंस को अप्लाई करने के बाद ये देखना है कि किस तरह से ये आंसर 0 बनता है। आज का हमारा रिलेशन कौन सा है? I इज इक्वल्स टू माइनस पाई टू पाई साइन ऑफ एम एक्स इंटू साइन ऑफ एन एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे ये जो हमारा रिलेशन है, मतलब कि बेसिक केस है, वो कौन सा है? m डज नॉट इक्वल टू n। तो मतलब कि हमारे पास यहाँ पे ये जो साइन ऑफ एम एक्स है और यहाँ पे ये जो साइन ऑफ एन एक्स है, दोनों एंगल जो कि साइन सीरीज के साथ इस्तेमाल हुए हैं वो दोनों एंगल डिफरेंट है। और दूसरी बात कि ये जो दोनों टर्म है वो दोनों टर्म क्या है? मल्टीप्लिकेशन के रिलेशन में है, जिसका हमें क्या करना है? इंटीग्रेशन लेना है। तो अगर मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन का जो मल्टीप्लिकेशन का प्रिंसिपल है इसे इस्तेमाल करता हूँ तो क्या होगा? ये दोनों साइन सीरीज के टर्म यहाँ पे क्या है? डेरिवेटिव और इंटीग्रेटिंग है। मतलब कि आप चाहे कितने भी बार इसका डेरिवेशन कीजिए या फिर कितने भी बार इसका इंटीग्रेशन कीजिए, ये रिपीटेडली इंटीग्रेट और डेरिवेट होते रहेंगे। इसका आंसर कभी भी 0 नहीं आएगा। तो जिसके कारण क्या होगा कि इस तरह से प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने के कारण आपको जो प्रोसीजर मिलेगी वो प्रोसीजर बहुत ही लेंथी साबित होगी। तो हमें क्या करना चाहिए? कुछ ऐसे ट्राइगोनोमेट्रिक रिलेशन का इस्तेमाल करना चाहिए कि जिसके कारण ये जो आपका इक्वेशन है ये इक्वेशन का इंटीग्रेशन आसान हो जाए। तो कुछ इस तरह का हमारे पास एक ट्राइगोनोमेट्रिक रिलेशन है। वो रिलेशन क्या है? माइनस 2 टाइम्स साइन अल्फा इंटू साइन बीटा इज इक्वल्स टू कोस ऑफ अल्फा प्लस बीटा माइनस कोस ऑफ अल्फा माइनस बीटा। मतलब कि ये जो दोनों मल्टीप्लिकेशन के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट होने वाली टर्म है उसे आप यहाँ पे एडिशन या तो सब्सट्रैक्शन के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, जिसके कारण क्या होगा कि दोनों ये जो सीरीज वाले टर्म है, मतलब कि यहाँ पे ये जो साइन सीरीज और ये साइन सीरीज यहाँ पे क्या हो जाएगी? कोस सीरीज हो जाएगी। मतलब कि ये कोसाइन सीरीज बन जाएगी और ये दोनों सीरीज के इक्वेशन यहाँ पे एक नेगेटिव साइन के साथ क्या हो जाते हैं? आइसोलेट हो जाते हैं, जिसके कारण हमें आसानी क्या रहेगी कि स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन के इक्वेशन को अप्लाई करने के वक्त हमें कोई भी यहाँ पे कॉम्प्लेक्स टर्म नहीं मिलेगी, जिसके कारण हमारा इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा? सॉफ्ट हो जाएगा, इजी हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? हमें इस रिलेशन को अच्छी तरह से यहाँ पे अप्लाई करने के काबिल बनाना पड़ेगा। तो अप्लाई करने के काबिल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए, इन दोनों को पहले एनालिसिस कीजिए। यहाँ पे क्या है? माइनस 2 टाइम्स साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, जबकि हमारे पास यहाँ पे क्या है? साइन ऑफ एम एक्स इंटू साइन ऑफ एन एक्स। तो हमें यहाँ पे इस इक्वेशन को -2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और -2 से डिवाइड करना पड़ेगा, जिसके कारण क्या होगा? इस पूरे के पूरे इक्वेशन का मैथमेटिकल जो रिलेशन है, सिचुएशन है, वो एज इट इज रहेगी और हमें जो चाहिए उतना टर्म हमें मिल जाएगा, जिसके कारण हम उस टर्म को रिप्लेस करके इस पूरे के पूरे मल्टीप्लिकेशन के रिलेशन को किस में टर्न कर सकते हैं? एडिशन या तो सब्सट्रैक्शन के रिलेशन में। तो क्या करते हैं? देखिए, ये है हमारा इंटीग्रेशन का इक्वेशन जिसे कि हमने यहाँ पे इस्तेमाल कर लिया। अब हम क्या करेंगे? इसे -2 से मल्टीप्लाई करते हैं और -2 से डिवाइड करते हैं, जिसके कारण क्या होगा? ये इक्वेशन कुछ इस तरह से यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा, मॉडिफाई हो जाएगा। फिर क्या करते हैं? देखिए, ये जो इतना रिलेशन है -2 टाइम्स साइन ऑफ एम एक्स इंटू साइन ऑफ एन एक्स, इसको हम
ये हमारे एक स्टैंडर्ड रिलेशन के बेसिस के ऊपर क्या करते हैं, यहाँ पे रिप्लेस करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, अल्फा और बीटा, तो हमें यहाँ पे क्या है, mx और nx। तो यहाँ पे क्या होगा, ये अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे mx और nx को यूज करके यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोस ऑफ mx प्लस nx। और दूसरे इक्वेशन में ये यहाँ पे है अल्फा माइनस बीटा, तो यहाँ पे क्या होगा, इस mx और nx को यूज करके ये यहाँ पे क्या बन जाएगा, mx माइनस nx। तो ये हो गया यहाँ पे रिप्लेसमेंट, जो कि इस पूरे के पूरे मल्टीप्लिकेशन के रिलेशन को यहाँ से खारिज करके हमारे पास यहाँ पे क्या मिलता है, ये यहाँ पे इंडिविजुअल टर्म के फॉर्मेट में हमें यहाँ पे सब्सट्रैक्शन के रिलेशन में मिल जाता है। तो फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे इस पूरे के पूरे इंटीग्रेशन को हम यहाँ पे इंडिविजुअली दे देते हैं। तो क्या होगा, ये जो आपका पहला रिलेशन है वो यहाँ पे इंडिविजुअल इंटीग्रेशन के साथ यहाँ पे लिखा जाएगा, और ये दूसरा रिलेशन भी यहाँ पे इंडिविजुअल इंटीग्रेशन के साथ यहाँ पे लिखा जाएगा। अब हमें क्या करना है, इस पूरे के पूरे इक्वेशन को स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन के इक्वेशन के रूल्स के बेसिस के ऊपर यहाँ पे क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। बाद में हम इसके ऊपर इसकी ये जो लिमिटेशन है -π से लेकर π तक की, वो लिमिटेशन भी यहाँ पे क्या कर देंगे, अप्लाई कर देंगे। तो ये जो हमारा रिलेशन था वो रिलेशन कौन सा था, I इज इक्वल्स टू -1/2 इंटू द ब्रैकेट इंटीग्रेशन फ्रॉम -π टू π cos ऑफ m प्लस एन एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम -π टू π cos ऑफ mx माइनस nx dx। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस पूरे के पूरे इक्वेशन में से ये देखना है कि कौन सी टर्म वेरिएबल है और कौन सी टर्म यहाँ पे कांस्टेंट के फॉर्मेट में है। मतलब कि ये जो आपका mx और nx, ये भी यहाँ पे mx और nx, इन दोनों में x टर्म कांस्टेंट है, और ये x टर्म क्या है, वो यहाँ पे एक वेरिएबल टर्म है, क्योंकि इसका जो पूरा का पूरा टर्म है वो इंटीग्रेट हो रहा है। किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है, वो यहाँ पे dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है। मतलब कि आपके इक्वेशन में जहां पे भी आपको x नजर आएगा तो उसका जाहिर सा मतलब ये होगा कि ये जो आपका x है वो यहाँ पे क्या है, वेरिएबल टर्म है, और यहाँ पे m और n दोनों क्या है, इंटीजर वैल्यूज है। तो इंटीजर वैल्यू का जब आप एडिशन लेते हैं या फिर दो इंटीजर वैल्यू का जब आप सब्सट्रैक्शन लेते हैं, तो उसका जो फाइनल रिलेशन बन के आएगा, मतलब कि इसका जो फाइनल आंसर बन के आएगा, वो आंसर भी क्या होगा, वो भी यहाँ पे इंटीजर ही होगा। तो इसके कारण हमारे पास यहाँ पे m प्लस एन और m माइनस एन दोनों टर्म यहाँ पे क्या है, इंटीजर होगी, और ये जो आपके x है वो यहाँ पे क्या होंगे, वो यहाँ पे वेरिएबल टर्म होगी। अब हमें क्या करना है, जैसे ही हमने यहाँ पे x को यहाँ पे बाहर ले लिया है, तो ये टर्म इंटीग्रेट होने के लिए यहाँ पे हमारे पास पूरी की पूरी क्लियर हो चुकी है। तो अब हमें क्या करना है, स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करना है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि कोस ऑफ थीटा, इसका जब आप डिफरेंशिएशन करते हैं तो कोस ऑफ थीटा का डिफरेंशिएशन बनता है माइनस साइन ऑफ थीटा। लेकिन ये हुई डिफरेंशिएशन की बात, लेकिन जब आप यहाँ पे कोस ऑफ थीटा का मतलब कि इस टर्म का इंटीग्रेशन करते हैं तो वो इंटीग्रेशन क्या आएगा, प्लस साइन ऑफ थीटा। मतलब कि यहाँ पे कोस ऑफ थीटा का इंटीग्रेशन बन जाता है पॉजिटिव साइन ऑफ थीटा, और यहाँ पे हमें इसी प्रिंसिपल को इस्तेमाल करना है। और इस टर्म में जहाँ पे भी आपको इस टर्म में जहाँ पे भी आपको कोस ऑफ m प्लस एन एक्स और कोस ऑफ m माइनस एन एक्स दिखता है, वहां पे आपको क्या लिखना है, साइन ऑफ m प्लस एन एक्स और साइन ऑफ m माइनस एन एक्स। लेकिन एक बात आपको ये याद रखनी है कि इन दोनों टर्म में x के आगे कोई एक स्पेसिफिक टर्म क्या हुई है, मल्टीप्लाई हुई है। तो इंटीग्रेशन में क्या प्रिंसिपल है कि अगर x के आगे मतलब कि वेरिएबल के आगे कोई एक टर्म मल्टीप्लाई होती है, जैसे कि यहाँ पे है m प्लस एन, तो क्या करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन के इक्वेशन के डिनोमिनेटर में आपको उस वेरिएबल टर्म के आगे मल्टीप्लाई होने वाली इस टर्म को क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए इन दोनों इक्वेशन में m प्लस एन और m माइनस एन,
ये दोनों टर्म्स है, तो क्या करेंगे, कोस ऑफ m प्लस एन एक्स, इसका इंटीग्रेशन होगा साइन ऑफ m प्लस एन एक्स, जिसके डिनोमिनेटर में क्या आएगा, ये आपकी मल्टीप्लाई होने वाली टर्म m प्लस एन। दूसरे इक्वेशन में भी यही होगा, कोस ऑफ m माइनस एन एक्स, इसमें ये इसका इंटीग्रेशन बनेगा साइन ऑफ m माइनस एन एक्स, लेकिन ये x के आगे मल्टीप्लाई की जाने वाली m माइनस एन टर्म इस स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन के इक्वेशन में डिनोमिनेटर में लिखी जाएगी। तो कुछ इस तरह से स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन के रूल्स को फॉलो करने के बाद हमने क्या लिखा है, यहाँ पे इसका पूरा का पूरा इंटीग्रेशन लिख दिया है। लेकिन ये इंटीग्रेशन में क्या है, लिमिट है अभी, तो अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे इसकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट को इंटीग्रेशन के दोनों टर्म में क्या करनी है, अप्लाई करनी है। तो क्या होगा, पहले यहाँ पे ये अपर लिमिट अप्लाई होगी इस पूरे के पूरे इक्वेशन में, जहाँ पे भी आपको x देखने को मिलेगा वहाँ पे। फिर क्या होगा, माइनस साइन लिखने के बाद जहाँ पे भी आपको ये x दिखने को मिलेगा वहाँ पे आपको इस लोअर लिमिट माइनस पाई को क्या करना है, अप्लाई करना है। तो देखिए इस इक्वेशन में मैं पहले क्या इस्तेमाल करता हूं, अपर लिमिट पाई को, तो क्या होगा, इस इक्वेशन में साइन ऑफ m प्लस एन एक्स अपॉन m प्लस एन, तो x के रिप्लेसमेंट में यहाँ पे आएगा पाई। फिर इन दोनों के बीच में ये जो नेगेटिव साइन है वो नेगेटिव साइन यहाँ पे एज इट इज रहेगी। फिर क्या होगा, साइन ऑफ m माइनस एन एक्स अपॉन m माइनस एन, यहाँ पे भी x के रिप्लेसमेंट में यहाँ पे यूज होगा पाई। तो यहाँ पे हमने दोनों में अपर लिमिट अप्लाई कर दी है। फिर क्या होगा, एज अ रूल ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ पे आएगी नेगेटिव साइन, तो नेगेटिव साइन को एज इट इज अभी हमने यहाँ पे रख दिया है। फिर क्या होगा, यहाँ पे ये नेगेटिव पाई मतलब कि ये लोअर लिमिट इन दोनों टर्म्स में इंडिविजुअली अप्लाई होगी। तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए साइन ऑफ m प्लस एन एक्स अपॉन m प्लस एन, तो ये जो नेगेटिव पाई है वो नेगेटिव पाई यहाँ पे x के रिप्लेसमेंट में आएगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, देखिए साइन ऑफ m प्लस एन माइनस पाई अपॉन m प्लस एन। फिर यहाँ पे नेगेटिव साइन जो कि यहाँ पे इस बेसिक इक्वेशन में भी है वो यहाँ पे एज इट इज रख दी, और अब इस इक्वेशन में हम यहाँ पे x के रिप्लेसमेंट में माइनस पाई को इस्तेमाल करते हैं, जो कि अभी यहाँ पे ये है। तो कुछ इस तरह से हमने अपर लिमिट और लोअर लिमिट को इस इक्वेशन में अप्लाई कर दिया है, जिसके कारण हमें यहाँ पे इस इक्वेशन में 4 अलग अलग टर्म मिले हैं। अब हमें क्या देखना है, अब हमें यहाँ पे ये जो आपका नेगेटिव साइन है इस नेगेटिव साइन को ब्रैकेट के अंदर प्रोवाइड करना है। तो क्या होगा, ये पहला टर्म जो कि पॉजिटिव है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और ये दूसरा टर्म जो कि यहाँ पे नेगेटिव है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से नेगेटिव साइन को ब्रैकेट के अंदर अप्लाई करने के कारण हमें यहाँ पे लास्ट में ये इक्वेशन मिलता है, इंटीग्रेशन i इज इक्वल्स टू माइनस 1/2 इंटू द ब्रैकेट साइन ऑफ m प्लस एन पाई अपॉन m प्लस एन माइनस साइन ऑफ m माइनस एन पाई अपॉन m माइनस एन माइनस साइन ऑफ m प्लस एन माइनस पाई अपॉन m प्लस एन प्लस साइन ऑफ m माइनस एन माइनस पाई अपॉन m माइनस एन। अब हमें ये देखना है कि यहाँ पे साइन के साथ माइनस पाई है, यहाँ पे भी साइन के साथ माइनस पाई है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि साइन कैसा फंक्शन है, साइन हमारे लिए ओड फंक्शन है, जिसके कारण अगर साइन के साथ नेगेटिव थीटा अप्लाई होता है तो उस थीटा की नेगेटिव साइन को हमें क्या लिखना पड़ता है, पूरी की पूरी साइन टर्म के आगे लिखना पड़ता है। तो कुछ इसी प्रिंसिपल के बेसिस के ऊपर हम यहाँ पे आगे ये देखते हैं कि ये हमारा इक्वेशन किस तरह से मॉडिफाई होगा। तो देखिए ये जो हमारा नेगेटिव पाई है और यहाँ पे भी ये हमारा नेगेटिव पाई है, इस नेगेटिव पाई की नेगेटिव साइन यहाँ पे क्या आ जाएगी, दोनों रिलेशंस में आगे आ जाएगी। तो क्या होगा, देखिए ये नेगेटिव साइन और ये नेगेटिव साइन दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। लेकिन दूसरे इक्वेशन की ये नेगेटिव साइन और ये आपकी पॉजिटिव साइन ये दोनों एक दूसरे को क्या करेगी, क्रॉस करेगी, जिसके कारण ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से हमने यहाँ पे ओड और इवन फंक्शन की डेफिनेशन को इस्तेमाल करते हुए साइन को हमें ओड फंक्शन कंसीडर करना है, और ओड फंक्शन होने के कारण जब आपका एंगल नेगेटिव होता है तो उस नेगेटिव एंगल के कारण
आपका ये जो पूरा का पूरा आंसर बन के आएगा वो भी क्या आएगा, वो भी नेगेटिव बन के आएगा। तो अब हमें क्या देखना है, देखिए जैसे कि मैंने आपको पहले बोला था कि ये जो आपका m और ये जो आपका n है वो दोनों क्या है, वो यहाँ पे इंटीजर वैल्यूज है। तो जैसे ही इंटीजर वैल्यूज आप लेते हैं तो इंटीजर वैल्यू का या तो एडिशन कीजिए या तो सब्सट्रैक्शन कीजिए, दोनों रिलेशन में आपको फाइनल आंसर भी क्या मिलेगा, एक इंटीजर ही मिलेगा। तो क्या होगा, इस पूरे के पूरे इस इक्वेशन में साइन ऑफ पाई, इस साइन ऑफ पाई के आगे क्या है, या तो m प्लस एन है या तो m माइनस एन है। तो इसके कारण क्या होगा, ये यहाँ पे साइन ऑफ पाई, इसके आगे एक इंटीजर वैल्यू आएगी। तो कंसीडर कीजिए कि ये इंटीजर वैल्यू या तो जीरो बनती है। तो अगर यहाँ पे जीरो आएगा तो क्या होगा, जीरो इंटू पाई ये हो जाएगा साइन ऑफ जीरो। तो साइन ऑफ जीरो की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। अगर यहाँ पे पाई के आगे वन होता है तो क्या होगा, साइन ऑफ पाई। तो साइन ऑफ पाई की वैल्यू भी क्या होगी, ये भी जीरो होगी। अगर यहाँ पे टू होता है तो क्या होगा, साइन ऑफ टू टाइम पाई। तो इसका आंसर भी यहाँ पे क्या आएगा, जीरो आएगा। मतलब कि जैसे ही आप यहाँ पे साइन ऑफ m प्लस एन पाई या फिर साइन ऑफ m माइनस एन पाई इसे आप कंसीडर करते हैं तो m प्लस एन और m माइनस एन की फाइनल वैल्यू इंटीजर बनती है, और इंटीजर का पाई के साथ मल्टीप्लिकेशन आपको जो भी एक एंगल बना के देता है वो एंगल या तो जीरो, 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई अप टू सो ऑन, कुछ इस तरह से n टाइम पाई तक जाएगा। तो इन सभी सिचुएशन में जो आंसर होगा साइन ऑफ थीटा का, वो आंसर क्या होगा, जीरो होगा। जिसके कारण मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि आप यहाँ पे m प्लस एन और m माइनस एन को अगर यहाँ से निग्लेक्ट कर देते हैं तो आपको जो कोई भी साइन ऑफ इक्वेशन मिलेगा, मतलब कि साइन सीरीज का जो एक रिलेशन मिलेगा वो रिलेशन क्या होगा, साइन पाई के फॉर्मेट में ही आएगा। मतलब कि यहाँ पे जो कोई भी एंगल होगा वो एंगल यहाँ पे पाई के साथ मल्टीप्लाई किया हुआ एंगल ही होगा। तो हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए, तो हम यहाँ पे इन सभी टर्म्स को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए साइन ऑफ पाई की सभी की वैल्यू यहाँ पे जाहिर के तौर पे क्या आएगी, जीरो आएगी। जिसके कारण ये जो आपके सभी टर्म है वो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। जिसके कारण आपका पूरा का पूरा इंटीग्रेटिंग इक्वेशन का रिलेशन आखिर में रिजल्ट के तौर में आपको क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। तो आई होप कि यहाँ पे आपको ये समझ में आया होगा कि ये जो हमारा इंटीग्रेशन का पूरा इक्वेशन था, इस इक्वेशन को हमने किस तरह से सोल्व किया है। तो हमें यहाँ पे क्या मिला है कि अगर आपके पास दो साइन सीरीज है कि जिसमें एंगल mx और nx, मतलब कि दोनों अलग अलग एंगल है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे m डज नॉट n का ये जो हमारा पूरा का पूरा बेसिक कंडीशन है वो कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होने वाला है। तो यहाँ पे क्या है, mx और nx दोनों साइन सीरीज में अलग अलग एंगल है और उन दोनों साइन सीरीज का यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन इस्तेमाल किया गया है। तो इस मल्टीप्लिकेशन के टर्म के ऊपर आपको इंटीग्रेशन करना है, और वो इंटीग्रेशन की लिमिटेशन कौन सी है, वो लिमिटेशन यहाँ पे इवन लिमिटेशन है। इवन लिमिटेशन से हमारा मतलब क्या है, माइनस पाई से लेकर जीरो तक और जीरो से लेकर पाई तक। मतलब कि ये जो आपका इतना पोर्शन है वो कैसा है, नेगेटिव पोर्शन है, और ये जो आपका इतना पोर्शन है वो कौन सा है, वो यहाँ पे पॉजिटिव पोर्शन है। तो यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पोर्शन इक्वल फॉर्मेट में है, जिसके कारण यहाँ पे ये जो लिमिट बनती है वो लिमिट क्या है, पीरियोडिक लिमिट है या फिर इवन लिमिट है, जिसके कारण यहाँ पे इंटीग्रेशन होने वाला है माइनस पाई से पाई तक। तो अगर यहाँ पे ये तीन कंडीशंस आपके सामने कहीं पे भी आपको इक्वेशन में मिल जाती है तो आप इस इंटीग्रेशन का फाइनल आंसर बेझिझक क्या लिख सकते हैं, जीरो लिख सकते हैं। तो फिर सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप कुछ इसी तरह से 6 के 6 रिलेशंस को समझना चाहते हैं तो आप मेरी चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, जहाँ पे आपको कुछ इसी तरह से इंपॉर्टेंट इंटीग्रल रिलेशंस वहाँ पे मिल जाएंगे।